जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में मैं आप सभी को जैविक विकास के सिद्धांत से रूबरू कराने वाला हूँ और जिसमें कि खासकर हम डार्विनवाद का सिद्धांत हो गया या फिर लैमार्कवाद का सिद्धांत को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और आप सभी को बता दूँ कि ये पूरा क्लास एनसीईआरटी नोट्स पर आधारित है, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे। सो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, जैव विकास क्या है? एक-एक पॉइंट को हम बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों जैव विकास की, सो आप सभी को पता है साथियों कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण यहाँ पे जैव विकास का जो है विकास हुआ है। जैविक विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और ये सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। ठीक है, और आसान शब्दों में यदि हम देखें दोस्तों, तो ये विकास का शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई वस्तुओं के बारे में समय-समय पर उनकी जो है समय-समय पर हुए परिवर्तनों को जानना ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। और जीव विज्ञान जो शब्द है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव-जंतु की उत्पत्ति और उनकी पीढ़ियों में हुई कार्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। और जैव विकास एक धीमी गति से होने वाली क्रमिक परिवर्तन है। सो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो है जैविक विकास क्या है? सो जैविक विकास आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर वर्तमान स्थिति में या वर्तमान समय में जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ होने यानी प्रारंभ में जो है पाए जाने वाले प्राणियों और परिस्थिति के आधार पर या परिस्थिति के अनुरूप जो है वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को या परिवर्तनों का जो कारण यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, उससे हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। और जैसे कि सजीव जगत में होने वाले सभी परिवर्तन जो है जैव जगत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि आसान शब्दों में यदि हम कहें दोस्तों, यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो इसमें छिपी हुई वस्तुओं के बारे में समय समय पर जानना या समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को जानना, वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है और उनकी जो है उनकी पीढ़ियों में हुई कार्मिक परिवर्तन या फिर हम कह सकते हैं उनके परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम जैव विकास कहते हैं। और जैव विकास एक धीमी गति होती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जैविक गति कैसी होती है, धीमी गति होती है, जो कि यह एक क्रमिक परिवर्तन होता है इसमें। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों जैव विकास की परिभाषा पर, तो आप सभी को याद रखना है कि पर्यावरणीय परिवर्तनों का जवाब देने के परिणाम स्वरूप आबादी और साथ ही साथ जो है आबादी में प्रजातियों के आनुवंशिक श्रृंगार में परिवर्तन जैव विकास है। और जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों का इतिहास और जो है उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। इसको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि जैव विकास का परिभाषा क्या है। तो आपको याद रखना है जो है पर्यावरणीय परिवर्तनों का जवाब देने के लिए इसका विकास हम कह सकते हैं, इस शब्द का कहीं ना कहीं उद्गम हुआ है, जिसमें परिणाम स्वरूप आबादी में जो है आबादी में प्रजातियों के आनुवंशिक श्रृंगार में जो हुए परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। और जीव विज्ञान की भाषा है जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति और उनके पूर्वजों का इतिहास हमें पढ़ने समय समय पर जो पढ़ने को मिलता है, या समय समय पर हुए परिवर्तनों का जो क्रमिक परिवर्तन है उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में जैव विकास के सिद्धांत जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया, उनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैव विकास की जो व्याख्या के आधार पर यदि हम देखें साथियों, तो कई प्रकार के विचार जो है प्रस्तुत किए गए, परंतु उनमें से अधिकांश को उचित प्रमाण के अभाव के आधार पर वैज्ञानिक मान्यताएं नहीं मिल सकी। और जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक ये भी लैमार्क के उत्पत्ति के लक्षणों के साथ साथ में जो लैमार्क तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के जो है प्रकृतिवाद चुनाव द्वारा जीवों का विकास या फिर डार्विनवाद को ही सर्वप्रथम यहाँ पे जैव विकास के संबंध में मान्यता मिली है। तो इसी आधार पर हम यहाँ पे दो जो है मनोवैज्ञानिकों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पहला यहाँ पे देखेंगे लैमार्कवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे दृष्टि डालूं दोस्तों कि लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या है, तो लैमार्कवाद एक फ्रांसीसी या जो है प्राकृतिक वैज्ञानिक रहे हैं और जो कि जेपी लैमार्क के नाम से जाने जाते हैं। और इनके रूप में इनके आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, से इन्होंने सन 1801 में ही जो है ये सामने आए थे। और उन्होंने इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1809 में जैव विकास के आधार पर अपने विचारों को अपनी पुस्तक में रखा था, और वो उस पुस्तक का नाम है दोस्तों फिलोसॉफी जूलॉजिकल। ठीक है, सो इनके जो विचार है जूलॉजी जैव विकास के प्रति या फिर जंतु विज्ञान के प्रति, वो देखने को मिला था दोस्तों जो है फिलोसॉफिक जूलॉजी में। ठीक है, और ये इन्होंने प्रकाशित किया था। ये लेमार्क या फिर हम कह सकते हैं अपरिचित लक्षणों का एक वंशगति सिद्धांत हम कह सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है लेमार्क वाद के बारे में ये याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ दोस्तों इनके सिद्धांतों की। और तो सबसे पहले यदि हम दृष्टि डालें इनके सिद्धांत में, तो लेमार्क के अनुसार जीवों की संरचना जो है ना, जैसे कायिक या फिर उनके व्यवहार या वातावरण के परिवर्तन का एक सीधा प्रभाव यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यानी कि सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसमें कि परिवर्तन जो है परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा अथवा कम होता है, ये इन्होंने कहा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिनका उपयोग नहीं होता है वे धीरे धीरे यानी कि उनका हास यानी कि वे कम होने लगते हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें लेमार्क बात की, यानी कि लेमार्क जी की, तो इन्होंने कहा है दोस्तों कि पहला पॉइंट इन्होंने रखा है कि इसके अनुसार इन्होंने कहा है कि कायिक कायिक और उनके साथ साथ में व्यवहार में परिवर्तन के अनुसार उनमें प्रभाव पड़ता है। कैसे? पहला प्रभाव इन्होंने कहा है कि यदि वातावरण परिवर्तन जो है वातावरण के अनुरूप जीवों के अंगों का उपयोग, यदि उनके अंगों का उपयोग कम हो जाता है तो उनमें जिन अंगों का उपयोग अधिक होगा तो वे अधिक विकसित होंगे, लेकिन जिन अंगों का उपयोग कम हो जाता है तो वे उनका हास यानी कि वे कम होने लगते हैं। ये जो कारण यहाँ पे इन्होंने बताया है लेमार्कवाद ने, यानी कि लेमार्क ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, वातावरण के सीधे प्रभाव से यह आगे से यानी कि सॉरी अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होता है उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो ये उपार्जित लक्षण का भी शब्द जो है, ये उपार्जित लक्षण किसने बताया है? तो लेमार्क ने बताया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जंतुओं में उपार्जित लक्षण कैसे होते हैं दोस्तों? से ये होते हैं वंशागत होते हैं, ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा ये चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऐसे लगातार होने वाले कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी जो है शारीरिक संरचना या शारीरिक बदलाव हमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिलती है। और इसके बाद में ऐसे कई मनोवैज्ञानिक आए और वे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए, और उनका जो है लेमार्क का बहुत ज्यादा यहाँ पे विरोध भी किया गया। और इन मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि लेमार्क ने उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं किया है, और इसकी पुष्टि के लिए जो है जर्मन के वैज्ञानिक वाइसमैन ने जो है यहाँ पे एक चूहे पे परीक्षण किया था, जिसमें कि 21 पीढ़ियों तक इन्होंने चूहे की पूंछ काटकर यह प्रतिपादित किया था कि कटे पूंछ वाले चूहे में यदि हम देखें तो कटे पूंछ वाले चूहे की संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान में यानी कि जो है वर्तमान रहा जाता था, ठीक है। और लोहार के हाथों में यदि हम देखें तो लोहार के हाथों में जो मांसपेशियां जो होती है ना, वो हथेड़े यानी कि जो हथौड़ा जो होता है ना, हथौड़ा को चलाने के कारण मजबूत हो जाती है, परंतु उनके संतानों में ऐसे मजबूत मांसपेशियों का गुण हमें नहीं दिखाई देता है। सो वैसे तो जीव जिनमें लैंगिक जनन होता है वह जनन कोशिकाओं का निर्माण जो उसके जननवाद या जनन ग्रंथियों का गोल्डन होता है, और शरीर की अन्य कोशिकाओं के द्वारा कायिक कोशिकाएं ये कहलाती है। और वातावरण के प्रभाव के कारण कायिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन संतान में जो है चरित नहीं होते हैं, और इसका कारण यह है कि जो है कायिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन उनके साथ साथ जनन कोशिकाओं में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है आपको। और इसका जो है बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था और इन्होंने सिद्ध भी किया था, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जर्मनी के जो वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था वाइसमैन, और इन्होंने एक चूहे पे परीक्षण किया था जो कि लगभग 21 पीढ़ियों तक इन्होंने परीक्षण किया था। इसके बाद में ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे जो है अपने मत रखे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे लेके चलता हूँ दोस्तों, और हम यहाँ पे देखते हैं जैव विकास के जैव डार्विन के जैव विकास का सिद्धांत। यदि हम यहाँ पे दृष्टि डालें चार्ल्स डार्विन पे, तो जैव विकास एवं प्राकृतिक चयन की यदि हम देखें यहाँ पे, तो इसमें प्राकृतिक चयन से संबंधित चार्ल्स डार्विन के विचारों को डार्विनवाद का विचार यानी कि डार्विनवाद का सिद्धांत यहाँ पे कहा जाता है। और इस सिद्धांत को दो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने यहाँ पे प्रतिपादित किया था, जिसमें कि अल्फ्रेड रसेल जो है वेलेश ने, और साथ ही साथ चार्ल्स रॉबर्ट महोदय ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। यानी कि ये दोनों मिलकर इसको जो है प्रतिपादित किया था, और इन दोनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य कर समान निष्कर्षों को निकाला था। और चार्ल्स जो है रॉबर्ट डार्विन की यदि हम बात करें दोस्तों, ये एक जो है अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है जैव विकास की जो है व्याख्या नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, जो द ऑर्गेनिक ऑफ स्पेसिस। इसमें इन्होंने व्यक्त किया था। और जैव विकास का जो सिद्धांत हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, वो इनका विकास का सिद्धांत जो है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो है प्राणियों का विकास के लिए ये किया गया था, और जिसे हम डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा साथियों कि डार्विनवाद के जो जैव विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। सो यहाँ पे दो मनोवैज्ञानिक हमने देखा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ दोस्तों। अब इनके सिद्धांतों को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका सिद्धांत क्या कहते हैं। इनका मानना था दोस्तों कि इनके सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने प्रदर्शित किया था कि समुद्री यात्री के दौरान जो है समुद्री यात्रा के दौरान किए गए रोचक आलोचनाओं पर आधारित है। यानी कि उन्होंने यह समुद्र यात्रा यानी कि सन 1931 में हुई सन से 1936 तक एक दक्षिण अमेरिका जाने वाला एक जो है ब्रिटिश जहाज
HMS बीगल से किया था। और डार्विन के मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता यहाँ पे पाई जाती है, और प्रत्येक जीव में जो है अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास नियत है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व के लिए अपना संघर्ष करना, यानी कि अस्तित्व के लिए आपस में संघर्ष जो है करना यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको याद रखना कि अस्तित्व के लिए संघर्ष दूसरे प्रजातियों के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण के साथ भी यहाँ पे करना होता है, ठीक है। सो ये जो डार्विनवाद का जो सिद्धांत है, इन्होंने जो है नाव की यात्रा के अंतर्गत, समुद्री यात्रा के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे किया था, ठीक है। और इन्होंने बताया है दोस्तों कि प्रकृति में ऐसे जो है कोई दो जीव जो बिल्कुल समान नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी दो जीव बिल्कुल समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ असमानताएं पाई जाती है। ये किसने कहा है? डार्विनवाद ने कहा है, ठीक है। और जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जो है जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, और जीवों के लिए संघर्ष में वही जीव, यानी कि संघर्ष में वही जीव योग्यता होता है जो सबसे अधिक जो है उसके योग्य होता है, सबसे अधिक उनमें गुण पाए जाते हैं, यानी कि अयोग्य वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो प्राकृतिक योग्यता तथा अनुकूलन विभिन्नताओं वाले जीवों को चुनाव, यानी कि जो है चुन लेता है, और साथ ही साथ अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीव जो है अपने आप यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन संघर्ष पे है, यदि हम यहाँ पे दृष्टि डालें तो जीवन संघर्ष में सफल सदस्य अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अपनी वंशानुक्रम को जारी रखने में योग्यता रखते हैं। और इसी को यदि हम देखें तो इसी को एक अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट जो है स्पेनर ने कहा है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में योग्यताओं को आजीवित तथा इसी को जो है जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे लेके चलता हूँ, और इन्हीं में यदि हम ऐड करें तो उन्होंने कहा था कि प्रकृति भी इसी प्रकार के चुनाव के द्वारा जो है सफल सदस्यों को प्रोत्साहित कर नई जातियों की उत्पत्ति करता है। इसलिए डार्विनवाद प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। सो डार्विनवाद का जो सिद्धांत है इसी आधार पर जो है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहलाता है। और सन 1858 में डार्विनवाद और जो है वेलेस ने अपने कार्य को संयुक्त रूप से जो है प्राकृतिक चयनवाद के नाम पर भी इन्होंने प्रकाशित यहाँ पे किया था, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं डार्विनवाद के सिद्धांत की क्या कमियां रही है। सो यदि हम कमियों की बात करें दोस्तों, डार्विनवाद के ने जो है विकासवाद को आनुवंशिकता के आधार पर नहीं समझाया था, कि डार्विन के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति के लिए विभिन्नताएं उत्तरदायी थी, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार छोटी छोटी विभिन्नताओं में नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। और वैज्ञानिकों ने डार्विन के लिंग चयनवाद को भी गलत ठहराया है, यानी कि वंशागत लक्षण वाले जीव जब एक दूसरे जीव के संपर्क में आते हैं तो जिनमें ये लक्षण नहीं होते हैं तो इन जीवों के मिलने से लक्षणों का प्रभाव कम हो सकता है, यानी कि कम नहीं होता है। यानी कि डार्विन इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। और उसके बाद प्राकृतिक वर्णवाद ने किसी अंग के विशिष्टीकरण को नहीं बताया था, जिसके कारण कुछ जातियां नष्ट हो गई है, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद में जो है जैव न्यू डार्विनवाद की यदि हम यहाँ पे देखें तो जैव न्यू डार्विनवाद का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये न्यू डार्विनवाद के सिद्धांत पे हम दृष्टि डालते हैं। आमतौर पर जो है ग्रेगोर मेंडल के अनुसार ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके साथ में प्राकृतिक चयन द्वारा चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत के एकीकरण के लिए किया गया था। और डार्विनवाद को आधुनिक संश्लेषीवाद जो है या फिर परिकल्पनावाद भी इसे कहा जाता है। और डार्विनवाद ने निम्नलिखित अलग अलग जो है प्रक्रमों में जो है पारंपरिक क्रियाओं को इन्होंने परिमाणित किया था, ठीक है। सो जिसमें कि डार्विनवाद की उत्पत्ति की यदि हम उत्परिवर्तन की यदि हम देखें दोस्तों, सो जीन होते हैं ना, जीन के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तनों को या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा है कि जीन में जो डीएनए के अणु में न्यूक्लियोटाइड्स जीन के डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तनों को जीन परिवर्तन कहते हैं, जो सामान्य जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा इन्होंने विभिन्नताओं को दर्शाया है, जिसमें कि जो है इन्होंने कहा है कि गुणसूत्रों पर आलंग्न जीनों की संख्या अथवा विन्यास में परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्रों की रचना में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम गुणसूत्र विपतन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों अनुवांशिक जो है
पुनर्योजन की लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ पे होता है और अगले जो है अलग होते होते समय गुणसूत्रों में जो है पारंपरिक जीन विन्यास के फलस्वरूप नए जीन विन्यास यहाँ पे बनते हैं जिसमें जीवों की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और यह संस्करण द्वारा भी जीनों का पुनर्योजन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ पृथक्करण की, तो एक ही जाति के विभिन्न संविष्ट जब भौगोलिक कारणों से पृथक हो जाते हैं, यानी कि उनके जीन संरचना में पर्यावरण के अनुरूप तथा जीन उत्परिवर्तन गुण या फिर विपतन तथा बहुगुण द्वारा नई विभिन्नताएं या फिर हम कह सकते हैं संकलित होने लगती है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाती है। सो ये जो है पृथक्करण के माध्यम से होता है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों उत्परिवर्तन सिद्धांत की, उत्परिवर्तन सिद्धांत में यदि हम दृष्टि डालें तो यह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं का अथवा प्रोटीन के संश्लेषण पर कार्य संपन्न होता है। ठीक है, यानी कि यह आनुवंशिकता के जो है बुनियादी और कार्य जो है कार्यक्षम हम कह सकते हैं एक घटक होता है। यह यूनानी भाषा के शब्द में जीनस से बना हुआ है जो कि क्रोमोसोम्स द्वारा डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचना होती है जो आनुवंशिक लक्षणों का जो है आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के द्वारा होती है और उन्हें जीन कहते हैं। ठीक है, और जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है दोस्तों, और यानी कि इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी हमें देखने को मिलती है। जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा ये डीएनए यानी कि जीन के माध्यम से ही हमें पता चलता है, और इसके बाद हमें कौन सी बीमारी हो सकती है ये भी जीन के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। और यह जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद जिस तत्व से हो रही है उसे डीएनए कहते हैं। ठीक है, सो जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उससे परिवर्तन कहा जाता है, और यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकती है और फिर जो है पराबैंगनी विकिरणों के वजह से यह रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूं जीवों की तुलनात्मक रचना की, तो जीवों की तुलनात्मक रचना में समजात अंग ऐसे अंग होते हैं साथियों जिसमें कि ऐसे अंग जो अलग अलग कार्य में और जो उपयोग में होने के कारण काफी आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना या भ्रूण प्रक्रियाएं समान होती है, उन्हें समजात अंग कहते हैं। और समजात अंगों की रक्त परिसंरचना में भी समानता हमें देखने को मिलती है, और समजात अंग के उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जैसे कीटों के जो पंख तथा पक्षी के पंख और कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख इत्यादि आपके इसके उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में समरूपता की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ऐसे अंग जो समान कार्य करते हैं, समान रूप से कार्य करने में उपयोग में लाए जाते हैं या समान दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं समरूपता कहते हैं, लेकिन उनकी मूल रचना जो है भ्रूणी प्रक्रिया में विभिन्नता हमें देखने को मिलती है और समरूप अंग कहलाते हैं। और यह समरूपता जो है अभिसारी जैव विकास के अंतर्गत होता है और विभिन्न पूर्वजों से एक ही दिशा में हुई जैविक विकास को ये प्रमाणित करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जो है अवशोषी अंग के सुविकसित जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट होते हैं, किंतु जो है यानी कि अर्ध विकसित होते हैं, और निष्क्रिय अनुपयोगी अंग एवं अंगों के भाग जो है अवशोषी अंग के अंतर्गत आते हैं, अवशोषी अंग कहलाते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग के पंख जो ऑस्ट्रेलिया में एमो होते हैं, एवं जो केसवरी के जो पंख जो होते हैं ना न्यूजीलैंड में कीवी के पंख कहलाते हैं। और उसके बाद में यदि हम डोडो की बात करें यानी कि वर्तमान में ये विलुप्त है कि पंख इत्यादि इनके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, और इनमें पूर्वजों के जो पंख जो होते हैं ना पूर्व विकसित थे, लेकिन वातावरण प्रभाव के कारण जो है इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण जो है उद विकास के क्रम में ये क्रमिक लोप की दिशा में अन्वेषित अंगों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और मनुष्यों में अपेंडिक्स भी जो अवशोषी अंग का एक उदाहरण माना जाता है। ठीक है, और संयोजक कड़ी में अब यदि हम देखें दोस्तों, तो वे जीव जो जातियां जो अपने से कम विकसित जातियां तथा अपने से अधिक विकसित उच्च कोटि के जातियों की सीमा में देखा जाता है या रखा जाता है, उन दोनों को ही जो है जातियों के लक्षण के आधार पर जो है सम्मिश्रित किया जाता है, और यह संयोजक जाति कहलाती है और इनके द्वारा जो है जैव विकास में ठोस प्रमाण हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों युग्लिना की, तो युग्लिना जो है संघ प्रोटोजोआ और उसके बाद में क्लोरोफिल युक्त पादपों एवं जंतुओं के संयोजन के रूप में हमें देखने को मिलता है। यही पे यदि मैं बात करूँ जो है प्रोटीरोस्पोरिजिया के यदि हम देखें साथियों, तो इसके अंतर्गत जो है प्रोटोजोआ हो गया एक कोशिकीय सदस्य, और साथ ही साथ इन्हीं के पूर्वजों के जो स्पंज की उत्पत्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में न्यूपिलाइना की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे संघ मोलस्का हो गया, एनिलिडा के सदस्य अधिक विकसित और साथ ही साथ अकशेरुकी जंतु हो गया, मोलस्का एवं एनिलिडा के संयोजक के रूप में इन्हें देखा जाता है। इसके बाद में यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों पेरिपेट्स की, तो इसके अंतर्गत जैसे जो है संघ
आर्थ्रोपोडा हो गया या फिर एनिलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा के बीच में संयोजक की जो कड़ी होती है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तथा एनिलिडा में जो आर्थ्रोपोडा के जो उद्ध विकसित प्रमाणिक यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आर्कियो पैट्रिक्स की यदि हम बात करें दोस्तों, ये वर्तमान में विलुप्त है और यह सरीसृप और पक्षियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटीथीरिया यदि हम यहाँ पे देखें तो प्रोटीथीरिया क्या होता है दोस्तों, प्रोटीथीरिया निम्नलिखित कोटि यानी सॉरी निम्न कोटि के स्तनधारी का एक उच्च वर्ग होता है, जो कि वर्तमान में इनकी 3 श्रेणियां हमें देखने को मिलती है, एकिडना, उसके बाद में जेग्लोसस एवं अन्यूटेरिक्स। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया एवं जो है न्यूगिनी में पाए जाते हैं। ठीक, और ये सरीसृप एवं स्तनधारी के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था साथियों जैव विकास का सिद्धांत है, जिसमें क्या मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, सो उसे डाउनलोड करके आप पुनः इसका रिवीजन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।